Our next topic is cilia and flagella, which are the organ which used by microorganisms and many other organisms to movement and their locomotion. Okay, so cilia and flagella both are different, both are used for same purpose but having different structures. So let's study them in detail. Some unicellular organisms like Paramecium, Euglena swim in the water with help of cilia and flagella respectively. तो यहाँ पर हमें दो एग्जाम्पल मिले कि जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम वो यूज करती है cilia एंड यूग्लिना वो यूज करती है फ्लैजेला फॉर मूवमेंट इन वाटर, मूवमेंट के लिए जिससे वो फूड ढूंढ सके और एग्जिस्ट कर सके. इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सम लिविंग टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हैव cilia. They beat and create a current in the fluid in order to move the given direction, that is in the windpipe trachea, to push out the mucus and dust particle. कई हमारे बॉडी में ऐसे टिश्यूज हैं जैसे कि एपिथेलियम टिश्यू जो कि ट्रकिया में प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे. ये ट्रकिया है, यहाँ पर टिश्यू पे छोटे सीलिया होते हैं जो कि यहाँ से आने वाली एयर को, यहाँ पर म्यूकस होता है उसके साथ सीलिया होते हैं, आने वाली एयर को प्यूरिफाई करता है. डस्ट अगर हो तो उसको बचाता है यहाँ से, जिससे हम क्लीन एयर ब्रीथ कर सके. Example in windpipe trachea to push out the mucus and dust particles. Okay, cilia beat like tiny oars and paddles as in boat, and flagella bring out whiplash like movement. cilia छोटे होते हैं, छोटे यहाँ पे बोट की दो मैकेनिज्म के साथ कंपेयर किया गया है. हमने देखा है कि बोट होती है उसमें यहाँ पर पेडल्स होते हैं, पेडल्स लगे हुए होते हैं ऐसे छोटे. अगर हम बेड के अंदर पेडल्स को गोल घुमाते हैं तो ये भी ऐसे गोल मूव होते हैं जिससे बोट आगे बढ़ती है. तो जो सीलिया है वो पेडल्स की तरह है, और जो फ्लैजेला है, अगर ये बोट है तो यहाँ पर ऐसे स्प्लैश वेल होते हैं दोनों साइड, सबको पता ही होगा, उसकी तरह होते हैं जो कि एक बार को वाटर स्प्लैश करते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो ये मैकेनिज्म ऐसा सीलिया फॉलो करते हैं, और ये ऐसा फ्लैजेला करते हैं. तो बोट के साथ कंपेयर किया गया है मूवमेंट के लिए. Both are made up of contractile protein tubulin in form of microtubules. Both are form of protein tubulin. वो एक प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन, उससे बने हैं और जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में फॉर्म होते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्म होते हैं, उसके जैसे ही होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के. The arrangement of microtubules is termed as 9+2 arrangement. 9+2 याद रखना है कि अरेंजमेंट 9+2 होता है. That is 2 central microtubules and 9 duplet sets surrounded by them. 2 central microtubules and 9 sets surrounded by them. ओके, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उनका. जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया माइक्रोस्कोप के अंदर सीलिया को आइसोलेट करके, तब now we are going to see the difference between cilia and flagella. Now cilia are the shorter and flagella are longer. जो cilia होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ऐसा पैडल की टाइप होते हैं, और flagella होते हैं वो लार्ज होते हैं, लॉन्गर होते हैं. जैसे कि cilia की लेंथ दी गई है 5 to 10 माइक्रोमीटर, लेकिन flagella की लेंथ है 15 माइक्रोमीटर. Several hundred per cell structure, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन एंड मेम्ब्रेन बाउंड. वो मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंडेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लगे हुए होते हैं cilia. एंड फ्लैजेला का कैरेक्टरिस्टिक्स है यूजुअली 1 or 2 per cell. एक या दो ही होते हैं सेल में. Consist of 9 set of peripheral duplet tubules and 1 set of single. ये सीलिया है हमारा जिसमें एक सेंट्रल होता है और 9 सराउंडेड होते हैं. ओके,
Duplet microtubule and one set of two single tubules. One set of two single tubules in the center. ये सेम, दोनों में सेम ही स्ट्रक्चर होता है दोनों का. Now centriole it is present in all animal. Next organelle है हमारी centriole जो कि present in all animal cell, जो कि न्यू सेल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है. It is present in all animal cells but not in amoeba. Just located outside the nucleus. It is cylindrical 0.5 micrometer in length and without a membrane. Without a membrane means no membrane bound organelle is a centriole and ribosomes. Till we have studied that it has 9 set of peripheral tubulars. It has 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 set of peripheral tubulars, 9 set of peripheral tubulars, and but none in the this is well centriole and none in the center. Okay, सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है. लेकिन जब हम बात करते हैं सीलिया फ्लैजेला की तो उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है. ऐसा स्ट्रक्चर होता है. 9 peripheral and 2 central. One set of 2 single tubular at the center. Okay, 9 at peripheral and one set of 2 single tubules at the center. Okay, each set has 3 tubules arranged at the different angles. It has its own DNA and RNA and therefore it is self-duplicating. जो centriole उसके पास खुद का डीएनए होता है जिसे वो सेल्फ डुप्लीकेटिंग या फिर रेप्लिकेटिंग भी कह सकते हैं, सेल्फ डुप्लीकेटिंग करता है. अब आई वांट टू शेयर यू विद दैट कि जो हमारा नर्व सेल होता है, नर्व सेल उसमें सेंट्रियोल नहीं होता. इसी वजह से वो कुछ एज के बाद हमारी जो स्टिमुलस को पहचानने की, स्टिमुलस को फील करने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है और कुछ एज के बाद हम बहुत एंग्शियस और एग्रेसिव नहीं फील कर पाते. उसके पीछे रीजन है सेंट्रियोल. जो अगर जो भी सेंट्रियोल हमारी बॉडी में अभी है वो हमारे बॉर्न टाइम पे टोटल नर्व सेल्स, सभी नर्व सेल फॉर्म हो जाते हैं. बर्थ के बाद हमारा बॉडी में एक भी नर्व सेल नया नहीं बनता. इसकी वजह से कुछ साल बाद, हमारे 50 इयर्स बाद हमें जो स्टिमुलस फील करने की पावर है और जो रिएक्ट करने की पावर है वो कम हो जाती है, जिसके पीछे सेंट्रियोल का ना होना ही रीजन है. Now next is basal body. These are the structures similar to centriole. They are 9 set of triplet organizations, 9 plus O as a centriole, same as a centriole structure. अब हमें याद रखना है कि सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर सेम है एंड सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर सेम है. ओके, सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर सेम है. The cilia and flagella appears to be raised from basal body. अब ऐसा कहा गया है कि देखा जाता है कि जो बेसल बॉडी है, ये सरफेस हो गया, यहाँ पर बेसल बॉडी से उसी में से सीलिया या फिर फ्लैजेला इमर्ज आउट होते हैं, अराइज होते हैं. कि जो फ्लैजेला जहाँ से ग्रो हुआ है वहाँ पर हमें उसे बेसल बॉडीज कहते हैं. Now one of the most organelle of our cell is nucleus. उसे कहा गया है the hereditary organelle because it contains DNA of our whole body. Let's see the general structure of nucleus. We are going to study the general structure of nucleus. Okay, it is the largest organelle seen clearly when the cell is not divided. जब cell divide नहीं हो रहा है, वो replicating phase में नहीं है, तभी न्यूक्लियस सबसे बड़ी ऑर्गेनली है जो दिखाई देती है. It stains deeply
in most spherical WBC have lobed nuclei. Okay, most spherical सभी टाइप ऑफ सेल्स में मोस्टली स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, लेकिन WBC में लोब्ड न्यूक्लियस होता है। जो WBC सेल्स है उसमें इट इज अ मोस्टली वन इन विच सेल, सभी सेल में मोस्टली एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन सम सेल्स कई सेल में मेनी न्यूक्लियस भी होते हैं, या तो फिर वो रेप्लिकेट कर रहे हैं या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो। The double layered membrane having fine nuclear pores enclose the nucleoplasm which contain chromatin network and the nucleus. न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक कैविटी टाइप होती है जिससे कहा गया न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये पूरा न्यूक्लियस में ही आता है और उस पे फाइन पोर्स होते हैं, उस पे फाइन पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं और उसके अंदर क्रोमेटिन जो कि प्रोटीन है उसमें डीएनए बाउंडेड होता है, क्रोमेटिन डीएनए बाउंडेड होता है, कंटेन्स क्रोमेटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस। तो ये पूरा पार्ट वो हमारा न्यूक्लियोलस वाला पार्ट और बीच में होगा हमारा सेंट्रल न्यूक्लियस। ओके, नाउ द फंक्शन, द मेंटेन द सेल इन वर्किंग ऑर्डर, जो भी ऑर्डर देता है सेल में किसी भी फंक्शन का, किसी भी रेप्लिकेशन का, सभी ऑर्डर फंक्शंस सभी वाया न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस हेड है सेल का। कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ अदर सेल ऑर्गेनेल्स, दूसरी सेल की ऑर्गेनेल्स को भी स्टिमुलेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। टेक केयर ऑफ रिपेयर वर्क, जो भी अगर रिपेयर वर्क करना है, जरूर पड़ता है तो जो भी रिपेयर वर्क होता है वो न्यूक्लियस करता है। Participates directly in the cell division to produce genetically identical daughter cells. This division is called mitotic cell division. जो सेल डिवीजन में खुद पार्टिसिपेट करता है और खुद डॉटर सेल्स में चेंज होता है। न्यूक्लियस जब डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बोलते हैं। डॉटर सेल्स में चेंज होता है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस के पास जो जेनेटिक मटेरियल था उससे वो डिवाइड करके डॉटर सेल्स को जेनेटिक मटेरियल आगे हेरिडिटी करता है, इसी की वजह से उसे हेरिडिटरी ऑर्गेनेल कहा गया है। और दो जब आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को दे तब ये डिवीजन को बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। जब न्यूक्लियस डिवाइड होके दो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनाए, आइडेंटिकल मींस सेम as parents, not with same as each other, लेकिन same as parents, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनाए तब हमें समझना है कि वो डिवीजन माइटोटिक डिवीजन है, वो डिवीजन माइटोटिक डिवीजन है। एंड जब जो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए उसमें कुछ वेरिएशन आए, कुछ डिफरेंस आए, तब हमें कहना है कि वो मियोटिक डिवीजन है, मियोटिक डिवीजन है। ओके, participates in production of meiogametes and meiospores through another type of cell division called meiotic cell division। यहाँ पर वेरिएशन आई है, इसी की वजह से meiogametes फॉर्म हुआ है, meiospores meo प्रीफिक्स लगा गया। Part of nucleus are first is nuclear membrane, the double layer membrane which interrupted by large number of nuclear pores। जो double layer membrane है जिसपे बहुत सारे nuclear pores है, जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन सेम लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हैज राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन द आउटर सरफेस, आउटर मेम्ब्रेन व्हिच मेक्स द आउटर मेम्ब्रेन रफ। राइबोसोम्स अटैच होते हैं आउटर मेम्ब्रेन पे, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स होते हैं जो उसे रफ बनाते हैं, जस्ट लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The pores allow the transportation of large molecules in and out of the nucleus and the membrane keeps hereditary material in contact with rest of the cell। जो pores होते हैं उसमें से ट्रांसपोर्टेशन होता है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स का जो न्यूक्लियस को भी चाहिए एंड हेरिडिटरी मटेरियल को भी मींस हमारे डीएनए को भी बाकी सेल्स इन कांटेक्ट में रखता है न्यूक्लियर पोर्स की वजह से। वाया chromatin, next component of DNA is chromatin। within the nuclear membrane there is a jelly like structure, कार्योलिम्फ कहते हैं या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं,
रिच इन प्रोटीन, जो प्रोटीन है, इन कैरोलिन्स मींस इन क्रोमेटिन fibril structures form a network called chromatin fibrils which get condensed to form distinct bodies called chromosomes. जो एक जेली लाइक, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्रोमेटिन प्रेजेंट है, क्रोमेटिन प्रेजेंट है, जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि नेटवर्क फॉर्म करता है जिसे कहते हैं क्रोमेटिन फिब्रिल्स, जो कि नेटवर्क फॉर्म करता है, नेटवर्क फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन फिब्रिल्स, जो कि आगे जाकर कंडेंस होकर एक दूसरे के बहुत पास आकर बनाते हैं क्रोमोसोम्स. Okay, chromosomes during the cell division. On staining the chromosome, the two regions can be identified in chromatin material, heterochromatin and dark euchromatin. Means जो क्रोमेटिन है उसे हम स्टडी करें तो हमें दो टाइप के क्रोमेटिन मिलता है. क्रोमेटिन, there are two types, heterochromatin and second is euchromatin. तो euchromatin light in shape and heterochromatin is dark in shape. Okay, the heterochromatin dark and euchromatin light. Heterochromatin is highly coiled. So if someone asks that the difference between different types of chromosomes, so we have to just say that heterochromatin is dark, euchromatin is light. Heterochromatin is highly coiled DNA, but euchromatin is slightly coiled or loosely coiled DNA. Loosely coiled DNA genetically more active. A highly uncoiled DNA genetically, and the euchromatin is genetically active. Okay. The number of chromosome is fixed in an organism. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था आगे के टॉपिक में, जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, लेकिन एक फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म में फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेंगे. ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन, this chromosome divides in a manner that daughter cell receive identical and hereditary matter. जैसे कि हम बात करें ह्यूमन सेल की, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मींस 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. ओके, 46 क्रोमोसोम होते हैं. तो जब ह्यूमन सेल आइडेंटिकली मींस माइटोटिकली डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, यहाँ पर भी 23 पेयर्स रहेंगे, 46 क्रोमोसोम. क्योंकि तब डॉटर सेल्स, जो ये हमारे डॉटर सेल्स हुए, रिसीव आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ हेरिडिटरी मैटर, मींस जो कि पेरेंट्स के पास थी उतनी ही अमाउंट का हेरिडिटरी मैटर, मींस जेनेटिक मटेरियल फ्लो हुआ, जिससे हमने कहा गया माइटोटिक डिवीजन, जिसमें द क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम. ओके, माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर will be same, and meiotic division में क्रोमोसोम नंबर will be half, HLFED. ओके, आधे हो जाता है. अगर ह्यूमन सेल मियोटिकली डिवाइड करे तब तो यहाँ पर एक सेल को मिलेंगे 23 क्रोमोसोम्स और दूसरे सेल को मिलेंगे 23 क्रोमोसोम, नॉट 46.
46 नहीं मिलेंगे, हाफ हो जाएंगे, रिड्यूस टू हाफ, क्रोमोसोम विल बी हाफ। ओके, क्रोमोसोम नंबर मियोटिक डिवीजन में हाफ हो जाते हैं। तो अगर पेरेंट्स के पास 46 क्रोमोसोम थे तो डॉटर सेल्स के पास 23 क्रोमोसोम रहेंगे, लेकिन जब नाइटोटिकली डिवाइड करेगा तब दोनों डॉटर सेल के पास 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेंगे। ओके, now next organelle inside the nucleus is nucleolus, the membraneless spheroidal body present in eukaryotic cell except sperm and algae। तो यहाँ पर बताया गया कि जब न्यूक्लियोलस की बात करते हैं तो स्पर्म एंड एग्स एंड एल्गे, ये दोनों यूकारियोटिक सेल है, यूकारियोटिक मॉडिफाइड सेल है, लेकिन इन दोनों में हमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस नहीं देखने को मिलता, बाकी सारे यूकारियोटिक सेल में हमें देखने को मिलता है। अगर ओके, their number varies from 1 to few when they stand uniformly and differently। जैसे कि पर सेल उनका नंबर एक फिक्स होता है, जैसे कि 1 to few मींस थोड़े ही होते हैं, ज्यादा we can't say about the fixed amount of nucleolus present inside the nucleus, but we can say that there are few nucleolus। okay, it has DNA, RNA and protein। nucleolus के पास भी DNA, RNA and protein होते हैं। the storehouse for RNA and protein is disappear during the early phase of cell cycle and reappears after telophase in the new formed cartilage। जो storehouse है हमारा RNA and protein का, nucleolus जो जब सेल डिवाइड करता है तब अर्ली फेज ऑफ सेल साइकिल्स में वो डिसअपियर हो जाते हैं, मींस उसे एक थिक जो वो होता है हमारा यूक्रोमेटिन वो कंडेंस्ड कर जाता है और देन फिर रीअपियर होता है, वापस फॉर्म होते हैं न्यूक्लियोलस एट द टेलोफेज, क्योंकि अब सेल न्यूली डॉटर सेल डिवाइड हो गया है, अब वो एक इंडिविजुअल सेल लाइफ जी सकता है, इसकी वजह से फिर से टेलोफेज में न्यूक्लियोलस अपीयर होता है। regulates the synthetic activity of a nucleus। okay, regulates the synthetic activity, जो भी न्यूक्लियस को नीड है वो नीड न्यूक्लियस को नीड है वो सारी न्यूक्लियोलस खत्म करता है, जो भी डीएनए आरएनए प्रोटीन की, and thus nucleus and cytoplasm are independent and this process is equal to nucleocytoplasmic interaction। now if anyone asks what is nucleocytoplasmic interaction, means an interaction between the nucleus and cytoplasm which they are independent, and this process is known as this interaction is known as nucleocytoplasmic interaction। why cannot the cell survive without nucleus? because all nucleus maintain all the interactions between the other cells and also to perform functions like maintain the cell working order। it nucleus build up the coordination in activities, nucleus build up the coordination in activities of the other cell organism, एक दूसरे के साथ coordination perform करता है, repair करता है। तो you should write this all points in the functions of why cell cannot survive without nucleus। explain the following chromatin network। the condensed chromatin is a jelly like structure with condense and form network with each other is known as chromatin network, and the condensed form of chromatin network is known as chromosomes। what is the function of nucleolus in this chapter? we have studied about the function of nucleolus, this a nucleus is a storehouse for DNA, RNA, storehouse for RNA and protein। okay, first ये हो गया, it is storehouse for RNA protein। it regulates the synthetic activity, ये second point हो गया। okay, and the nucleus is the first। जब भी आप कोई आंसर लिखो, कोई ऑर्गेनेल के बारे में पूछा हो आपको, तब आपको पहले ऑर्गेनेल को एक्सप्लेन करनी है कि वो मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेन वाली है, सिंगल मेम्ब्रेन या फिर डबल मेम्ब्रेन, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होती है। फिर आपको लिखना है उसके फंक्शंस की क्या क्या वो फंक्शन परफॉर्म करती है, एंड में हो सके अगर न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स की बात हो तो ऐसा भी लिखना है
कि अब अगर ये सारे कंपोनेंट्स सेल में नहीं होंगे तो सेल सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ओके, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसकी हम बात करेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। The cell and its organelles are made up of organic chemicals such as proteins, carbohydrates, nucleic acid and fats. These are aptly termed biomolecules. Okay, उन सब को हमने नाम दिया गया बायोमोलिक्यूल्स, जो कि हुआ हमारा प्रोटीन्स, carbohydrate, nucleic acid and fat. These are the biomolecules present in our body, and inorganic molecules such as water and minerals also present. So we can say that water cell is made up of organic and inorganic components like protein, carbohydrate, nucleic acid and fat, and inorganic compounds like water and proteins, minerals. Now first inorganic component of a cell is water. Water with unique physical and chemical properties has made life possible on the earth. We already know that water is our essential need. It is the major constituent of protoplasm. जो भी हमारा प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है, जहाँ पर सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, वो अपनी रिएक्शन परफॉर्म करती है, वहाँ पर मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर जो कि रिएक्शन में हेल्प करता है। इट इज द मीडियम इन विच ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर। वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है सेल में, जैसे कि वो साइटोप्लाज्म का मेजर कंपोनेंट है, तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन हेल्प अकर होने में खुद के ऊपर अंदर अकेयर करता है। इट इज मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो सके। इट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इन विच द मोस्ट सब्सटेंस रिमेन डिसॉल्व्ड स्पेरिंगली और कंप्लीटली। जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसमें भी सॉल्यूट स्पेरिंगली मींस थोड़ा या फिर कंप्लीटली यानी कंप्लीट डिसॉल्व हो सके। इट इज रिस्पांसिबल फॉर टर्जिडिटी ऑफ सेल। टर्जिड होना मींस फूल जाना। जो टर्जिडिटी ऑफ सेल होती है, हमने पढ़ा है कि जो लीव्स है, कुछ लीव्स ऐसी होती है कि वो रोल कर जाती है, रोल हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, तो उसके पीछे रीजन होता है टर्जिडिटी ऑफ लीफ सेल का, जिसमें वाटर होता है। वाटर जो सेल में वाटर भरा हुआ होता है, सेल आर फिल्ड ऑफ वाटर, जब वो सब वाटर रिमूव हो जाता है, निकल जाता है सेल्स में से, तो उसकी वजह से लीफ जो होती है वो कर्ड शेप में हो जाती है। ओके, तो इट इज रिस्पांसिबल फॉर टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। नाउ एलिमेंट्री एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर लाइफ। ओके, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सारे कंपाउंड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे। Now elements are hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, calcium, potassium, sodium, magnesium, phosphorus, sulfur, chlorine। ऐसा में याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट का थोड़ा सा भी पॉइजनस नेचर हो वो हमारे बॉडी में यूज नहीं होगा। बाकी सब 1 से लेके 30 तक मोस्ट ऑफ सारे हो गए। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स थे हमारे क्लोरीन, आयरन, बोरॉन, सिलिकॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और आयोडीन। तो उसके फंक्शन हम एक-एक करके पढ़ेंगे। Required for organic compound of the cell and present as major constituent. Calcium is present in cell wall. Carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen are as organic compound जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। Now sodium and potassium are the major cation and anion। जो हमारा सोडियम पोटेशियम होता है वो नर्व सेल में यूज होता है, जिससे कि जो स्टिमुलस है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल मैसेज है, वो हमारे बॉडी पार्ट से ब्रेन तक जा सके, तो वहां पर सोडियम एंड पोटेशियम हेल्प होता है। एज अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम पार्टिसिपेट इन मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ अ सेल। जो भी हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होती है जिसमें एंजाइम एक कोफैक्टर्स होता है, जिसमें आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जिंक एंड बोरॉन हेल्प करता है, जिससे जो रिएक्शन है वो इजीली परफॉर्म हो, वो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। एंड फोर्थ इज इवॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शन मींस फॉस्फोरस एटीपी फॉर्मेशन में फॉस्फोरस रिलीज होता है, जैसे हमने केल्विन साइकिल एंड हेचेंस नेक्स्ट साइकिल में पढ़ा था। एंड एटीपी फॉर्मेशन में रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। green pigment chlorophyll in part have magnesium in the center and tetracyclic group। जो chlorophyll है उसमें सेंटर में मैग्नीशियम
मैग्नीशियम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लोर रिंग बन रही है, जो कि एब्जॉर्प्शन ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट में हमें हेल्प करती है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ओके, कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्ट्रक्चर और कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन having a simple 6 carbon compound means glucose is called monosaccharide. Okay, now we should study all this in deep. जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तब फर्स्ट पॉइंट आता है दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर सेकेंड पॉइंट आता है जब हम बात करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, जिससे हम सब पहचानते हैं, जो कि है C6H12O6, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब एक ग्लूकोज, तब हम उसे कहते हैं मोनोसैचराइड। ओके, मोनोसैचराइड। अब जब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 6 कार्बन। देन यहाँ पर हो गया C+O OH, ये हो गया हमारा कौन सा ग्रुप, ओइक एसिड। देन थर्ड पोजीशन पे OH इस साइड, H OH 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 CH2 ऊपर H। ओके, ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 वो OH, यहाँ पर O नहीं होगा, यहाँ पर O नहीं होगा। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, जो कि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पर O हो गया 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गया एंड 12 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जो कि इसे जब हम रिंग फॉर्म में O होता है HOH फर्स्ट सेकंड, HOH OH H HOH, यहाँ पर CH2OH H। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर एक रिंग फॉर्म हुई है, इसकी वजह से इसे हम नाम देंगे मोनोसैचराइड। लेकिन जब हम बात करते हैं जिसमें 2 रिंग प्रेजेंट होती है, जैसे कि यहाँ पर O
ओके, तो यहाँ पर हो गया H O H, सेम लिखना है, ये पूरा सेम यहाँ पर ड्रॉ करना है। C H O H H, यहाँ पर O H H ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। तो ये हो गया हमारा दो स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पर H2O रिमूव हो जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा OH प्लस OH, यहाँ पर H2O रिमूव होगा और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा, जिससे नाम कहते हैं, इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जब ऐसे कंपाउंड में जब दो स्ट्रिंग स्ट्रक्चर हो, दो स्ट्रक्चर मिलकर एक पूरा कंपाउंड फॉर्म हो, एक पूरा कंपाउंड फॉर्म हो, तो इसे हम कहते हैं डायसैचराइड, डायसैचराइड। ओके, और जब 10 से ज्यादा स्ट्रक्चर, ट्राइसैचराइड, 3 हो तो ट्राइसैचराइड, 4 हो तो टेट्रासैचराइड, पेंटासैचराइड, हेक्सासैचराइड, हेप्टासैचराइड, ऑक्टासैचराइड, मोनोसैचराइड, डिकासैचराइड। लेकिन जब 10 से ज्यादा हो तब हम उसे कहेंगे पॉलीसैचराइड, पॉलीसैचराइड, जिसका एग्जांपल है स्टार्च और सेल्यूलोज, ये दो उसके एग्जांपल है पॉलीसैचराइड के। ओके, तो ये हो गया जो कार्बोहाइड्रेट हो गया। यहाँ पर डाइसैचराइड हो गया हमारा सुक्रोज, जो हमने तो अभी 2 मॉलिक्यूल्स बनाए थे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाकर, उसे हम सुक्रोज कहेंगे। 2 मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म डाइसैचराइड, एग्जांपल है सुक्रोज, वो था लैक्टोज। दिस 6 कार्बन कोडल हो, एक होती है रिंग तो मोनोसैचराइड, 2 तो डाइसैचराइड। when more than 10 units of monosaccharide to join a chain to form a polysaccharide, example starch and cellulose. The next is our amino acid. Amino acid is nothing, next है हमारा वो एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड मींस कार्बन पे एक जगह OH, एक जगह NH2, एक जगह H और यहाँ पर R ग्रुप। ओके, ये हो गया हमारा अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड में ये जो R ग्रुप है वो डिपेंड चेंज होता रहता है डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड में। अगर यहाँ पर H हो, अगर यहाँ पर H हो तो उसे हम ग्लाइसिन कहेंगे या फिर वेलिन, दोनों में से कोई एक नाम है उसका। जब यहाँ पर H हो, ओके, और यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड्स यहाँ पर R की पोजीशन में आएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म करेंगे। ओके, बेसिक अमीनो एसिड स्ट्रक्चर shows the central carbon atom and is attached with an amino group NH2 and carboxylic acid group, that is COOH, and one hydrogen and one side R group. One side R group. There are 20 different sides group which gives 20 different amino acid. Means R की जगह 20 different groups है, जो R की जगह पर लगकर 20 different types of amino acid, different types of amino acid form करते हैं। ओके, 20 different amino acid form करते हैं। अब जब हम बात करते हैं प्रोटीन की, जो कि हमारा नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है, तो अमीनो एसिड एक हो गया अमीनो एसिड, प्लस बॉन्ड बना दूसरा अमीनो एसिड, देन बॉन्ड बना तीसरा अमीनो एसिड। व्हेन मल्टीपल अमीनो एसिड फॉर्म अ बॉन्ड विथ पेप्टाइड बॉन्ड, join together with peptide bond, this structure is known as protein. Okay, so protein is made up of amino acid. The structure and functional unit of protein is amino acids. Now protein are composed of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Okay, now we are going to see their functions. Okay, the first is our
Carbohydrate, the most abundant organic substance present in the nature in form of cellulose and plant cell. जैसे कि हमने देखा है कि प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो एक मोस्ट एबंडेंट मीन्स सबसे ज्यादा देखने वाला जैसे ज्यादा अमाउंट में जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है वो है सेल्यूलोज, जो कि प्रेजेंट है प्लांट की सेल वॉल में. ओके, इन बॉडी प्लांट्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज शुगर. जैसे कि हमें पता है कि CO2 को रिड्यूस करके हम क्या फॉर्म करते थे, शुगर. ब्रैकेट में C6H12O6 क्या है, शुगर है, जो कि हमारा मेन नीड ऑफ एनर्जी है. ओके, मेन नीड ऑफ एनर्जी है. Now next, an important storage form in plants in starch and in glucose and glycol. Okay, तो शुगर प्लांट में कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के, एंड एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है. ओके, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है. प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड एज 5 कार्बन कंपाउंड शुगर राइबोज इन RNA एंड डीऑक्सीराइबोज इन DNA. मींस जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक शुगर है, न्यूक्लिक एसिड है जो कि हमारा DNA एंड RNA. वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है जो कि राइबोज, न्यूक्लिक एसिड राइबोज होता है, जिसमें RNA में एक जगह ऑक्सीजन लगा होता है, एक जगह OH में राइबोज का स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट, तो उसे हम RNA कहते हैं, जो कि पॉलीसैचराइड कह सकते हैं, जो कि बहुत सारे DNA एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं. लेकिन जब ये OH में से ये O रिमूव हो जाए और सिर्फ H रह जाए, तो उससे हमने कहा गया डीऑक्सीराइबोज. मींस डीऑक्सी मींस एक ऑक्सीजन कम है, क्योंकि राइबोज का स्ट्रक्चर है, आपको बना के दिखाता हूं. वेट ओके, जो राइबोज का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर O होता है, OH H OH H H OH H OH. ओके, तो यहाँ पर ये जगह पर एक OH प्रेजेंट है, तो ये हुआ RNA. ये बहुत सारे पॉलीसैचराइड में होगा, तो RNA, और ये O नहीं होगा, सिर्फ H होगा, तो ये हो गया हमारा DNA, जो कि हुआ डीऑक्सीराइबोज. मींस एक ऑक्सीजन कम है, और RNA मींस राइबोज न्यूक्लिक एसिड. ओके, मींस राइबोज एसिड का न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में मल्टीपल टाइप्स है, तब जाके कहा है राइबोज न्यूक्लिक एसिड. ओके, तो ये हुआ हमारा फंक्शन था इसका, शुगर का, जो कि हमारे बॉडी में एज अ RNA DNA प्रेजेंट है. Plants having the ability to utilize inorganic nitrogen and synthesis amino acid, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स है, वो नाइट्रोजन को फिक्स कर मींस नाइट्रोजन को अपने अंदर लेकर अमीनो एसिड की फॉर्म में चेंज करते हैं, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स. वो भी एक टर्म है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करके हमें अमीनो एसिड देता है फूड के लिए. इन एन एनिमल
parts. Principal source of amino acids provided by plants or animals that is consumption in diet. जो कि हम डाइट लेते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो एक अमीनो एसिड उसमें फॉर्म होता है, एक अमीनो एसिड उसमें होता है जो कि पल्सिस एंड हम पल्स खाते हैं, सर्टेन पल्स खाते हैं जिसमें प्रोटीन एज अ रिच अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जब आप प्रोटीन को तोड़ोगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ोगे, उसके सारे बॉन्ड को तोड़ोगे आप, तो हमें मिलेगा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो कि हमने कहा है अमीनो एसिड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन, जो हमें अमीनो एसिड मिलेगा। इसकी वजह से अमीनो एसिड हमें मिलता है प्रोटीन्स में से, पल्सेस खाने से। ओके, तो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स फ्रॉम इंटरनल पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि हमारी प्रोटीन को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। प्रोटीन को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, जो कि जब भी हम प्रोटीन लेते हैं तो वो इंटरनल पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन, हमारी बॉडी की सारी मेम्ब्रेन को वो फॉर्म करता है। और प्रोटीन लाइज मायोसिन एंड लैक्टिन, जो कि हमारे हैंड्स में प्रेजेंट होती है, जो कि मसल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसकी वजह से हमें प्रोटीन की अमाउंट डाइट में बढ़ानी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी वेल डेवलप्ड रहे। ओके, नेक्स्ट इज अमीनो एसिड जॉइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे कि हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड बॉन्ड फॉर्म एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है। एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड वाया जॉइंट होता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है। 20 different amino acid makes a numerous simple and complex compound. जैसे कि 20 there are 20 different R groups which can bound at place of R in NH2 COOH। ये था हमारा बेसिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, यहाँ पर R था, तो R के जगह पर 20 डिफरेंट कंपाउंड जॉइंट होते हैं और 20 डिफरेंट अमीनो एसिड फॉर्म करते हैं और 20 डिफरेंट अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ डिफरेंटली जॉइंट होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, that 20 different amino acid makes numerous simple and complex proteins. Okay, based on complexity of structure, the protein can have primary, secondary and tertiary and quaternary structure. प्रोटीन के बेसिक स्ट्रक्चर पर हम डिपेंड कर उनके बेस पर हमने डिवाइड किया है प्रोटीन्स को स्ट्रक्चरली। that first is primary, second is secondary, third is tertiary and fourth is quaternary structure. Okay, primary, secondary, tertiary, quaternary. When the protein exists with other molecule, they are known as conjugated protein. दूसरे प्रोटीन के अलावा दूसरी कोई प्रोटीन के साथ जब वो बॉन्डेड है, जैसे कि ग्लूकोज के साथ प्रोटीन बॉन्डेड है तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। लिपिड के साथ बॉन्ड है तो उसे लिपोप्रोटीन कहेंगे। ऐसे प्रोटीन्स को हम कंजुगेट प्रोटीन्स बोलते हैं, जो कि डिफरेंट कंपाउंड के साथ बॉन्डेड होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हम शुगर ही पढ़ रहे हैं क्योंकि वो है न्यूक्लिक एसिड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, namely DNA and RNA. DNA is deoxyribose nucleic acid and RNA is ribose nucleic acid. They are long chain polymer. They are long chain polymer composed of unit called nucleotide. Long chain polymer composed of nucleotide, that is purines and pyrimidines. Okay, तो PUG and PYTCU, ये याद रखना है। यहाँ पर प्यूरिन्स, PU मींस प्यूरिन्स में आगे क्या आता है PU, तो प्यूरिन्स है हमारे एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन। इसे हम डीप में पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हम देख लेते हैं लाइब्रेरी में कुछ काम का
डिवीजन इन्फ्लोरेंस एंड जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ऑब्लिक न्यूक्लिक एसिड, जब हम कॉमनली बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, तो उसमें 5 टाइप के बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स मींस नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं वाया सिंक डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, जब हम नाइट्रोजन बेस पेयर की बात कर रहे थे, पहले से हम बात करेंगे वो वापस एक डीएनए के कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। ओके, तो फर्स्ट हो गया नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। ओके, नाइट्रोजनस बेस पेयर। सेकेंड हो गया राइबोस शुगर एंड थर्ड हो गया फॉस्फेट ग्रुप। ओके, ये तीन हो गए हमारे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। ओके, ये तीन हो गए हमारे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। ओके, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। तो पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस की। तो नाइट्रोजनस बेस आर ऑफ 4 and 5 types. First is adenine, second is guanine, third is cytosine, fourth is थाइमिन। ये सब नाम आपको याद रखने होंगे, थाइमिन। एंड फिफ्थ इज यूरासिल। ओके, ये 5 हो गए हमारे नाइट्रोजन बेस पेयर्स, जिसमें से डिफरेंट डीएनए, आरएनए एंड डीएनए। ओके, तो आरएनए में प्रेजेंट होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थाइमिन को छोड़कर बाकी चारों आरएनए में प्रेजेंट रहेंगे और डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। यूरासिल को छोड़कर चारों डीएनए में प्रेजेंट रहेंगे। ओके, तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया आरएनए का कि उसमें थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता और डीएनए का कि उसमें यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता। अब जब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की, जब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की, तो डीएनए में हमने देखा कि प्रेजेंट होते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, जो कि डीएनए में प्रेजेंट है। डीएनए की बात कर रहे हैं पहले, डीएनए में प्रेजेंट थे। तो ए होता है वो टी के साथ